नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत और स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गति का प्रथम समीकरण और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। अब पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम। देखिए, गति का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर यदि कोई बल है, जो क्या है, किसी वस्तु पर जो कोई भी बल कार्यरत है, क्या है, किसी भी वस्तु पर कोई बल कार्यरत है और उस वस्तु के वेग में या उस वस्तु के संवेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है? गति का दूसरा नियम। देखो क्या होता है गति का दूसरा नियम कि कोई भी वस्तु है हमारी, किसी भी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल कोई भी वस्तु है, जिस वस्तु की बल की दिशा में क्या होता है, एक बल होता है जो उस वस्तु की दिशा में लग रहा है। तो वह बल क्या करता है, इसके वस्तु के संवेग में, क्या, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर जो बल की दिशा है या किसी वस्तु पर बल लग रहा है, उस बल की दिशा है, उस बल की दिशा में कोई भी बल लग रहा है तो वह उस वस्तु के संवेग में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। और जो संवेग में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि बल F समानुपाती है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। तो बल F समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर कैसे लिखेंगे, संवेग को किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा P से, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। या हम ऐसा कह सकते हैं ये जो डेल्टा P है वो है संवेग में परिवर्तन की दर, किसमें, संवेग में परिवर्तन की दर, और डेल्टा T है वो समय, क्या है, समय में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है संवेग। क्या है? संवेग। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान को यदि बढ़ा दिया जाता है तो उस वस्तु के त्वरण में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान इंटू त्वरण को क्या कहते हैं, संवेग। तो इसको हम तो क्या लिख सकते हैं, संवेग, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, F बराबर ma, कि जो बल होगा, क्या, कि जो बल होगा उस बल को कैसे लिखेंगे हम, कि बल बराबर F बराबर ma, ये क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इस समीकरण को क्या बोलते हैं, गति का दूसरा नियम। इस समीकरण को क्या कहते हैं, गति का दूसरा नियम। कि किसी भी वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं, गति का दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, जिसकी ये बल लगाते हैं, उस बल को क्या करते हैं अपन, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, वो इस बल के बराबर होता है। कि किसी भी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल, कि कोई भी वस्तु है
और उस पर एक बल लगा रहे हैं और वो जो बल है वो क्या कर रहा है, उस पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, यदि बल को बढ़ाया जाएगा तो संवेग में परिवर्तन की दर भी बढ़ेगी। तो ये था गति का दूसरा नियम। अब इसके उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से यह, क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में अपन बल लगा रहे हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर भी बढ़ेगी। तो इसके उदाहरणों की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि एक टेबल टेनिस का उदाहरण देता हूं कि जो भी हमारे एक टेबल टेनिस खेलते हैं, क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस खेलते हैं तो एक खिलाड़ी इस साइड होता है, एक खिलाड़ी इस साइड होता है। तो वो क्या करता है? उसको मारते हैं। क्या करते हैं? मारते हैं। तो उनके इतनी नहीं लगती है। क्या कारण है कि उनके नहीं लगती? क्योंकि वेग में परिवर्तन होता है वो इतना नहीं हो पाता, वेग में परिवर्तन इतना नहीं हो पाता। इस वजह से उनको क्या आती है? चोट क्या आती है? कम आती है या लगती नहीं है। लेकिन यदि कोई दर्शक बैठा है और क्रिकेट की बॉल है, कि कोई भी दर्शक है, क्रिकेट खेला जा रहा है किसी मैदान में और क्रिकेट के द्वारा बाउंड्री के बाहर वो बॉल जाती है, किसी खिलाड़ी के द्वारा शॉट लगाया जाता है तो बॉल क्या होती है? बाउंड्री के बाहर जाती है। तो क्या हुआ? बाउंड्री के बाहर जाती है तो किसी दर्शक के लगती है, तो उस दर्शक के चोट आती है। क्यों? क्योंकि किसके अनुसार? बल किसके समानुपाती है? हमने पढ़ा कि बल है जो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। यदि बल को बढ़ाएंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर भी अधिक होगी। तो जब हम क्या करते हैं? शॉट लगाते हैं तो बाहर बैठा खिलाड़ी होता है, उसको चोट अधिक इसलिए आती है क्योंकि जो बॉल होती है उस पर जो बल लगाया जाता है, तो बल लगाने से उसके संवेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जितना हम बल लगाएंगे उतना ही उसके संवेग में परिवर्तन होगा, जिस वजह से क्या हो जाता है? जो बाउंड्री के बाहर जो दर्शक बैठे रहते हैं उनके बॉल लगने से क्या होती है? चोट आती है। और जो टेबल टेनिस खेलते हैं उनके चोट क्यों नहीं आती? उनके हाथों में क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो हमारे आसपास के एरिया में खेलते हैं। छोटा सा क्षेत्र होता है टेबल टेनिस का, उसमें खेलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसको मारते हैं। और जो टेबल टेनिस खेला जाता है वो क्या होता है? उसमें बल कम लगाया जाता है। तो बल कम लगाएंगे तो संवेग में भी परिवर्तन कम होगा, तो क्या होता है? चोट कम आती है। देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम कि जो हमारे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो कैच पकड़ता है, क्या करता है? कैच पकड़ता है। तो कैच पकड़ते टाइम यदि वो अपने पीछे हाथों को पीछे क्यों लेता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी खिलाड़ी है जो कैच पकड़ेगा तो जो बॉल उसके हाथों में आने के बाद में वह अपने क्या करता है? पीछे लेता है बॉल को, क्योंकि जो बल लगता है, क्योंकि पीछे लेने से क्या है? उसके जो संवेग में परिवर्तन हो जाता है वो क्या हो जाता है? जो बल लगेगा और वो संवेग में परिवर्तन हो जाए वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि हमें हाथों में कम लगती है। और यदि हम क्या करते हैं? बॉल को क्या नहीं करते? पीछे नहीं करते, कि बॉल हमने हाथों में ली और हमने हाथ ऐसे कैसे रखे तो क्या होगा कि वो इस पे लगेगी और बॉल नीचे गिर जाएगी। ये था हमें गति के समीकरण का, गति का दूसरा नियम। एक बार वापस समझ लो कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि बल समानुपाती है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। कि यदि बल को अधिक बढ़ाएंगे, यदि हम बल को बढ़ाएंगे, बल को बढ़ाया जाता है तो संवेग में परिवर्तन भी बढ़ेगा, मतलब संवेग भी बढ़ेगा। यदि बल को घटाया जाता है तो संवेग में परिवर्तन भी घटेगा। ये था हमारा गति का दूसरा नियम। अब चलते हैं हम गति के तीसरे नियम पर। किस पे? गति के तीसरे नियम पर। गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या कहता है
या इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रतिक्रिया। क्या? प्रतिक्रिया वाला बल। प्रतिक्रिया का बल नियम। प्रतिक्रिया का बल नियम। देखिए प्रतिक्रिया का बल नियम क्या होता है कि यदि क्या कर रहे हैं हम कि दो वस्तु ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? दो वस्तु ले रहे हैं, हमारे पास कोई भी दो वस्तु हैं, तो वो क्या करती है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत क्रिया करेगी। क्या करेगी? विपरीत क्रिया, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रतिक्रिया करती है। कैसे? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? यदि किसी वस्तु में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, या किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो वह क्रिया क्या करेगी? वह क्या करेगा कि क्रिया के पश्चात अपनी तुरंत प्रतिक्रिया देगी। क्या करेगी? क्रिया के पश्चात तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देगी। इस बल को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया का बल नियम। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया का बल नियम। देखिए कैसे, जैसे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु के हमने बराबर मात्रा में किसी बराबर दिशा में लेके जा रहे हैं किसी वस्तु को, और हमने क्या किया? उस पर बल लगा दिया या किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित किया, तो क्या करेगा कि वो वस्तु उसकी विपरीत दिशा में बल लगाएगी। क्या करेगी? विपरीत दिशा में बल लगाएगी। देखिए दोस्तों, अब प्रतिक्रिया बल का क्या लेते हैं हम? उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण। उदाहरण कैसे कि एक स्प्रिंग लेते हैं हम। क्या लेते हैं? एक स्प्रिंग लेते हैं। उस स्प्रिंग को क्या करते हैं हम? दबाते हैं। यदि किसी स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो क्या हो जाती है? वो दब जाती है। और यदि वापस छोड़ते हैं तो वो क्या करती है? पूर्ण अपनी अवस्था में आ जाती है। क्या करती है? अपनी अवस्था में आ जाती है। जैसे कोई भी स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को क्या किया हमने? इस हाथ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? इसको पंच कर रहे हैं, और इसको भी क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। ये हमारी क्या है? स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को क्या किया हमने? दबाया। क्या किया? दबाया। तो इस स्प्रिंग को दबाएंगे तो ये स्प्रिंग कितनी सी हो जाएगी? इतनी सी हो जाएगी। कितनी सी? इतनी सी। यदि किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं तो बल लगाने के पश्चात वह हमें क्या देती है? प्रतिक्रिया देती है। तो प्रतिक्रिया कैसे देगी? देखो, इस स्प्रिंग को हमने क्या किया? इस पे बल लगाया। बल लगाते ही क्या होगी? इस प्रकार से ये हमारे हाथ है, इनके द्वारा हमने दबाई, तो ये स्प्रिंग थी हमारी, तो इस स्प्रिंग को क्या किया हमने? दबाया। तो दबाने के पश्चात हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई। अब इस स्प्रिंग को अपन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। छोड़ते हैं तो वापिस ही इसी रूप में क्या हो जाती है? ये आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुई? प्रत्येक क्रिया के बाद में क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। कैसे? ये हमारी स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को हमने हाथों से दबाया, तो इसको हाथों से दबाने के बाद क्या हुआ कि स्प्रिंग इतनी सी आ गई। अभी इसके स्प्रिंग को क्या करते हैं? अपने छोड़ते हैं। क्या करते हैं? स्प्रिंग को अपने हाथों को दूर लेके जाते हैं। तो दूर लेके जाएंगे तो हमारे हाथों के द्वारा बल है जो हट जाएगा। बल हटते ही अपनी प्रतिक्रिया देगी। तो प्रतिक्रिया देगी तो स्प्रिंग है जो अपने वापस पूर्ण रूपेण में आ जाएगी। मतलब स्प्रिंग एज इट इज, जैसे थी वैसे ही आ जाएगी। तो जब स्प्रिंग को अपन दबाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। और जब स्प्रिंग को हम छोड़ते हैं, स्प्रिंग पर हम हमारे हाथों के द्वारा बल को हटाते हैं, तो क्या करते हैं? स्प्रिंग प्रतिक्रिया करती है और अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाती है। तो ये था क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यह न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण था, पहला उदाहरण। अब देखते हैं हम इसका दूसरा उदाहरण। देखिए कि दूसरा उदाहरण क्या है। दूसरा उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति रेत पर चलता है, यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? रेत पर चल रहा है। क्या कर रहा है? रेत पर चल रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या होता है कि रेत में चलने पर उसको क्या करता है? आगे बढ़ने में क्या आती है? समस्या आती है। क्या करता है? आगे बढ़ने में समस्या आती है। तो क्या होता है
ये उसको आगे बढ़ने में समस्या आ रही है, तो क्या कर रहा है कि रेत को, जब व्यक्ति रेत पे आगे चलता है तो वह अपने पंजों से रेत को क्या करता है, पीछे करता है। क्या करता है, पीछे करता है। और पैरों कैसे करता है, ऊपर उठा लेता है। तो क्या करता है, इसमें भी क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हो रही है। कैसे हो रही है कि कोई भी व्यक्ति है, अब आगे चलेगा, आगे चलेगा तो उसका पैर क्या होगा, रेत के अंदर धसेगा। रेत के अंदर धसेगा तो एक तरफ से तो वह क्या करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा, और दूसरी तरफ अपने पैरों से रेत को हटाने की कोशिश करेगा। तो क्या होगी, क्रिया के बाद में प्रतिक्रिया। तो ये क्या था कि क्रिया प्रतिक्रिया। आई समझ में कि क्रिया प्रतिक्रिया कैसे करता है। इसके बाद में हम लेते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल किसी तैराक का। किसका लेते हैं, किसी तैराक का। कि कोई भी तैराक होता है, देखिए दोस्तों, इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी तैराक का। कि हम क्या कर रहे हैं, किसी पुल में, किसी नदी में, या जो भी स्विमिंग पूल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो जो पानी होता है, जो क्या होता है, स्थिर अवस्था में होता है, वहाँ पे भरा रहता है। और हम हमारे हाथों से क्या करते हैं, जब स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम हमारे हाथों से इस प्रकार से पानी को हटाते हैं। क्या करते हैं, पानी को हटाते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या किया हमने कि हम एक प्रकार से तो पानी को ऐसे हटा रहे हैं, हमारे हाथों से पानी को दूर कर रहे हैं, और दूसरी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, जिससे वो पानी क्या है, वो पानी जैसे ही हम हटाते हैं वो हमारे पीछे आ जाता है। तो पानी क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है। और जैसे ही तैराक है जो अपने हाथों से तैरता है, तो तैरने के बाद में हाथों को फैलाता है, तो वह पानी को हटाता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। या हम उसके बाद में समझे कि यदि कोई बोट का एग्जाम्पल ले, किसका, बोट का। यदि कोई व्यक्ति किसी बोट के ऊपर यदि कोई व्यक्ति किसी जल स्रोत में कूदने के लिए किसी बोट पे ऐसे खड़ा है, तो वह क्या करता है, उस बोट से क्या करता है, कूदने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि वह व्यक्ति आगे की तरफ कूद रहा है। क्या कर रहा है, आगे की तरफ कूद रहा है। तो क्या होगा कि बोट क्या जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। क्या होगा, बोट पीछे की तरफ जाएगी। व्यक्ति ने कैसे की क्रिया की, आगे की तरफ, और बोट ने उसकी प्रतिक्रिया कैसे की, पीछे की तरफ जाकर। कि भाई जो भी कोई व्यक्ति था उसने उसकी क्रिया कैसे की कि वह व्यक्ति आगे की तरफ कूद रहा था, बोट के अंदर से पानी के अंदर कूद रहा था, और जब वह कूदा तो बोट कैसे हुई, पीछे चली गई। तो बोट ने क्या की, प्रतिक्रिया की। तो यह क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह था न्यूटन की गति का तीसरा नियम का तीसरा उदाहरण। अब हम लेते हैं चौथा एग्जाम्पल। क्या लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल। कि हम क्या करते हैं कि एक तो रेत में चलते हैं। किस में चलते हैं, रेत में चलते हैं, तो हमें आसानी से नहीं चलते। और हम क्या करते हैं, यदि फर्श पर चलते हैं तो हम आसानी से क्यों चल जाते हैं, क्योंकि जब हम रेत पे चलते हैं तो हमारे पैर क्या है, ज़मीन के अंदर धस जाते हैं। और जब हम क्या करते हैं, फर्श पर चलते हैं, तो हमारे पैर क्या करते हैं, जो फर्श से प्रतिक्रिया करके जो हम चलते हैं, तब क्या करते हैं कि फर्श होती है जो क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, फिसली हुई होती है। फर्श कैसी होती है, फिसली हुई। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पैर क्या करते हैं, आगे की तरफ गति करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों ये था हमारा गति का तीसरा नियम। क्या था, गति का तीसरा नियम। तो आपको गति का अच्छी तरीके से पूर्ण रूपेण विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन करवाया गया, और इनकी टेस्ट सीरीज हम जारी करेंगे, बहुत जल्दी हल करवाएंगे। पुरानी प्रतियोगिता में आए हुए केंद्र और राज्य के जो भी क्वेश्चन है, राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हम सभी करवाएंगे। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।